चलो, हमने पढ़ लिया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन टर्म पहला मोललिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज स्ट्रेंथ। अगला क्या है हमारा? तो मोलरिटी क्या है? कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कैपिटल एम। मोललिटी को स्मॉल एम। ठीक है, मोललिटी को बोलते हैं मोलल कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल। थोड़ा सा मैथ का लेक्चर हो रहा है, थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं हो रहा है ना, केमिस्ट्री का हो रहा है, मैथ का। आगे बढ़ जाओ, अच्छा रहेगा। इंटरेक्शन इसमें ज्यादा जरूरी है। मोल पर, आ जाओ, सॉरी, मोल पर लीटर। किसी का किसी, देखो ये दोनों कितने, इन दोनों ने मान लिया। आ जाओ, मोल पर लीटर क्या होता है? मोल, मोल पर लीटर, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट क्या होता है इसका? मोल पर लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर और 1000 moles of solute present in 1 liter or 1000 ml of solution is called molarity of solution. Moles of solute present in 1 liter or 1000 ml of solution is called molarity of solution. ठीक है, डिफाइन करने के लिए आएगा तो ये चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर, मोलरिटी, देखो मोलरिटी और मोललिटी में एक याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। मोलरिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, उसमें क्या होता था? स्मॉल एम में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, मोललिटी और मोलरिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम ले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले, या मास ऑफ सॉल्वेंट क्या ले, केजी। ठीक है, देखो मोलरिटी में आर है और मोललिटी में क्या होता है? एल। इंग्लिश में एल और आर में एल क्या होता है? पहले आता है, मतलब छोटा मानते हैं। आर क्या है? बाद में आया, बड़ा है। तो आर को, ठीक है, जब हमको याद रखने का तरीका, हमको कंफ्यूज ना होना है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? कम, सॉल्यूशन ज्यादा है ना, क्योंकि जब तक उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे तब तक वो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को ऐड करके हमको सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसमें रखेंगे मोलरिटी आर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोललिटी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, मत भूलना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आधे बच्चे हमारे मोललिटी में मोलरिटी का फॉर्मूला और मोलरिटी में, आप लोग को नहीं होना। ठीक है, देन moles of solute upon volume of solution in ml into, इसको हम डिवाइड करेंगे ना लीटर को। सुनो इधर, अभी नोट मत करो। ml को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। सेम वही कहानी, मोल्स ऑफ solute
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, लेट मास ऑफ solute equal to WA gram and molar mass of solute equals to MA gram. Volume of solution equal to V ml. देन फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो कैपिटल एम मोलरिटी क्या लिख सकते हैं? WA अपॉन MA ग्राम पर मोल होता है। MA इंटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इन ml, V इन ml इंटू 1000 हो जाएगा। हाँ, ये मोलरिटी का फॉर्मूला। मास में दिया हो सॉल्यूट तो हम क्या करेंगे? मोलरिटी इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसका एक। अच्छा, एक चीज और बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? यहां से एक और फॉर्मूला बन जाता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा? मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, क्या होगा? इस फॉर्मूले को क्या करें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, बुक लाया कोई? बुक लाइए, किताब, पुस्तक। हाँ जी, हद। Calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। ठीक है। अच्छा देखो, मान लो ऐसे लिखा हो एक्स एम, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या समझोगी? एक्स मोल्स ऑफ solute present in 1000 ml of
solution. X moles of solute present in 1000 ml of solution. या सपोज मैं कहूं 3m, कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो 3m सॉल्यूशन, 3m का मतलब क्या होगा? 3 moles of solute present in क्या 1000 ml of solution. इसी 3 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे 3m, अब क्या होगा? 3 moles of solute present in 1000 ग्राम या 1 kg, 1000 ग्राम ऑफ या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. बस इसका मतलब दो इंफॉर्मेशन ये दे दिया. एक क्या दे दिया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा क्या दे दिया? मास ऑफ सॉल्वेंट. इसने क्या दे दिया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, समझ गया? लिखो, करो क्वेश्चन जल्दी करो. क्वेश्चन का आंसर कितना है? आंसर कितना आया? $0.36. क्या पूछ रहे? पूछो. आपका कितना? 18 3 कितना होता है? मोलरिटी क्या होगा? मोल मास अपॉन मोलर मास 40 होता है NaOH का, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम 450 ml, एंड 1000 से ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया. देखो इधर क्या हुआ? आपको क्यों 36 आ गया? 5/18 को डिवाइड करोगे 0.2 से आएगा. डिवाइड कर लो ना. टू 7 के टर्म में आएगा. ठीक है, 0.27 m. अब आंसर आप ऐसे लिख के छोड़ देना एग्जाम में, नहीं तो ऐसे लिखना 0.27 मोल पर लीटर. एक और इसको ऐसे भी लिख सकती हो 0.27 मोल पर डीएम क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकती है 27 मोल -3. यदि इस तरीके का यूनिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? मोलरिटी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी. लास्ट क्लास में मैंने रिलेशन बताया था मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का. क्या होता है? हाँ, हाँ, गुड. इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत. आप बताओ मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन. नहीं बताओ. रिलेशन बिटवीन मोलरिटी m एंड मोलरिटी. ठीक है, क्या हो सकता है? देखो, वो अगली क्लास, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं हम. मैंने पूछा है. आप बताओ साहिब.
बहुत बढ़िया, बड़ी महंगा पड़ जाता है क्लास मिस करना। और इससे क्वेश्चन वो दो फॉर्मूला जो बताया हूं ना, वो मतलब हर पेपर में उससे पता नहीं क्या रिलेशन है, इससे नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, बट कुछ है। अब अभी जो पेपर हुआ है ना 2025 वाला, जनवरी और अप्रैल का पेपर जाके उठा के देख लेना। उस फॉर्मूले से हर दो एग्जाम, हर एक, तो पता नहीं है किस कौन सा सीट आपको मिल जाएगा, कब का डेट मिल जाएगा। लेकिन हर एक के बाद एक दूसरा दूसरा, इसमें क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं। ठीक है। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। देखो लेट, मान लो मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो एम, कैपिटल एम ही लिखो, एम मोल पर लीटर। ठीक है। हमारे पास हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मोलरिटी है एम मोल पर लीटर। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होगा ना। हमको मोलरिटी से मोललिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या आना चाहिए हमको, क्योंकि हम कैपिटल एम से स्मॉल एम में आ रहे हैं, तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अच्छी बात, मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ या ना। तो आपको कभी भी मोलरिटी से मोलैलिटी का रिलेशन या मोलैलिटी से मोलरिटी का रिलेशन दिया हो, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्या है, एक टर्म है, क्या है वो, डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी ही ऐसा है जो हमें मास और वॉल्यूम का रिलेशन, विदाउट डेंसिटी यू कांट प्रोसीड। जैसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में आपने सीधा कर दिया फॉर्मूला, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, विदाउट डेंसिटी यू कैन नॉट डिटरमाइन द। ठीक है। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कांट बी डिटरमाइंड with the help of with the help of molarity, if there is if there is density is not given। यदि डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप मोलरिटी से मोलरिटी का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो लेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी ग्राम पर एम एल, क्या मानो, डी ग्राम पर एम एल। ठीक है। अब आपने क्या किया, डेंसिटी डी ग्राम एम एल पर ले लिया, यहां से कोई परेशानी किसी को नहीं ना। एंड मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू एम ए मान लो, मोलर मास को एम ए मानते हैं ना, अभी पीछे लिखे हैं। ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या मान लिया, एम ए, जो यूज होगा बता रहे हैं। अब आपके पास ये दिया हुआ है, यानी कि मोलरिटी एम दिया हुआ है, मोलरिटी इक्वल्स टू एम मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होगा, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन।
हाँ, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1000 इंटू डी कर देंगे, कोई परेशानी यहाँ पे। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, इतना। हमको तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा। हाँ, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है एम, कैपिटल एम, क्या दिया हुआ है, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने माना है एम ए। तो मोल क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एम, मोलर मास एम ए, मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल इंटू इसका मोलर मास। अब हमको मोल कितना है एम, इसका मोलर मास कितना है एम ए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000 डी माइनस एम इंटू एम ए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अब हम फाइंड कर सकते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है एम, है ना, यस। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 डी माइनस एम इंटू एम ए इंटू, जब एक ग्राम में है ये किस में है, ग्राम में है ना। तो जब भी मोलरिटी को मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं ग्राम में तो क्या करते हैं 1000 से। तो ये है आपका रिलेशन, यानी कि मोलरिटी हो जाता है हमारा इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, ठीक है। यही है ना, कैपिटल एम क्या है, हाँ। अच्छा देखो एक चीज और है, मैंने अभी तक क्या बताया हूं, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोलरिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ जाती है। तो काई क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हर टेम्परेचर कंडीशन में मोलरिटी सेम नहीं होगा, मोलरिटी सेम हो सकती है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोलरिटी चेंज हो रहा है और मोलरिटी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कौन अच्छा मेजर देगा, मोलरिटी देता है।
ठीक है, ट्रू वैल्यू मोलैलिटी चेंज। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। नोट नहीं करेगा तुम? सोच रहा है क्या? The density of 2m acetic acid, the density of 2m acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The density of 2m acetic acid in water is, find first में molality of the solution, second mole fraction of the solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है इस क्वेश्चन में? सॉल्यूट क्या है? इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। इधर नोट हो गया ये बोलो, जल्दी करो। पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? इसका यूज मेडिसिन नहीं किया जाता। मेडिसिन में क्या होता है, पीपीएम से ही क्या किया जाता है, क्या होता है, बहुत सारे सॉल्वेंट बहुत मात्रा में होती है। और मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब कितने लाख? 10 लाख। ठीक है, यही 10⁶। यानी कि आप 10 लाख में से 10 लाख ग्राम ले लो कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उसमें आप क्या कर रहे हो, कोई 1 ग्राम सॉल्यूट डाल रहे हो, वही होता है पीपीएम। नहीं समझा बात को? जैसे अभी आपने, हम सब ने देखा है 2019-20 में क्या आया था, ठीक है, कोरोना देवी आई थी, वो उसमें उसकी कुछ वैक्सीन बनी, ठीक है। तो आप जो मेडिसिन लेते हो ना, उसमें देखना कभी भी ना, उसका प्रेस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ था, जो डिटेल लिखा होता है, उसमें पढ़ के देखना। उसमें लिखा होगा ये कंटेंट इतना बाय पीपीएम, यही पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मैं समझा? नहीं आया समझ में? आ गया। तो पीपीएम किसके टर्म में लिखते हैं हम? 10⁶ के टर्म में, ठीक है। या इसको हमने मास के टर्म में लिखे, यानी मास ऑफ, जैसे मोल फ्रैक्शन लिखते हैं ना, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। ऐसे ही पीपीएम में क्या लिखा जाता है? मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। उसी को क्या बोलेंगे? पीपीएम। तो जो हमारा वैक्सीन बनी थी ना, वैक्सीन 2-3 कंपनी का हमने, जानू जो भी है, चलो वैक्सीन लगवाए हो ना? क्यों, किस प्रजाति को? नहीं लगवाए? घर में कोई नहीं? आपके नहीं, क्यों नहीं लगवाए? देखो, उसमें ना एक होता है कभी भी मेडिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई उसको बोलते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल मतलब पीएच से स्टार्ट होता है।
उसको क्या किया जाता था, उसमें पीपीएम के टर्म में ही उसमें वो कोरोना की वायरस है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मेडिसिन भी बनाने में काम आती है। इसी में हम क्या करते हैं, जैसे कफ सिरप वगैरह लेते हो ना, तो उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में भी हम क्या करते हैं, जो हमको यूज करना है, जैसे जिस डिजीज के लिए हमको मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसका जो भी कंपोनेंट होता है वो हम उतना डालते हैं। ठीक है, समझ में गई। और ये एपीआई उस टाइम इंडिया के पास नहीं था। इंडिया कहाँ से लेता था? चाइना। सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है चाइना इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल। अब फिर उसके बाद इंडिया ने भी अपना क्या किया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बिना मेडिसिन बन ही नहीं सकता है, कोई भी मेडिसिन। ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, पीपीएम इक्वल टू क्या होगा, पीपीएम मास वॉल्यूम में लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम या मास, कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of number of parts of all components in the solution into 10 की पावर 6। ठीक है, ये होता है पीपीएम का मतलब। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। और कुछ है इसमें, पीपीएम के बाद क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ मिलियन हो गया। नेक्स्ट ना एक और आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स ऑफ बिलियन में भी तो क्या होता है, 10 की पावर है। हाँ, अब नॉर्मल पार्ट्स ऑफ पीपीबी क्या होगा, बिलियन क्या होता है, 10 की पावर 9 हो जाएगा ना। हाँ, 9 होगा या 10 होगा, नहीं, जो भी हो। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी। क्या होगा, ये सिलेबस से बाहर है। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं, ये 12th के सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये और कहीं से बाहर नहीं है। मोलरिटी में क्या लिखते हैं आप, मैं मोलरिटी से पढ़ाता हूं इसको। मोलरिटी को क्या लिखते हैं आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आया ना। ऐसे ही नॉर्मेलिटी को हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सर, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। हाँ, ठीक है, या नंबर ऑफ मत करो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जैसे मोल क्या लिखती हो, मास अपॉन मोलर मास। हाँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। थोड़ा सा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्लास 11th में पढ़े होते तो ये थोड़ा समझ में आ जाता। मैं पढ़ाता हूँ ये सब 11th में। मास अपॉन
कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही है ना? समझ में आ रहा है ना? जैसे मोल लिखते हैं क्या, मास अपॉन मोलर मास, सिमिलर ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? हाँ, कहां तक आ गया ये? कितना चलोगे ये? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। कभी नाम सुने हो ये सब? हम्म, सॉरी, सुने हो? साहिर को सुना है, सब पढ़ा है सब ये, इसलिए ये मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसको पता है सब। देखो, जैसे हम कभी भी ना कोई आयन वगैरह लेते हैं ना, हम उसके चार्ज को निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट कहता है नहीं, इसमें चार्ज और मास दोनों का क्या होता है, कंजर्वेशन होती है। जैसे आपने अभी पढ़े हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पढ़ते हैं ना 11th वगैरह में, उसमें पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, चार्ज को बैलेंस करना भूल जाते हैं, लेकिन इसमें सब बैलेंस होता है। तो मोलर मास एन फैक्टर क्या होता है, हर एक अलग अलग होता है। क्या होता है? जैसे सपोज आपका कोई एसिड है, ठीक है, जैसे मान लो आपका एसिड है HCl, तो ये जो ब्रेक होगा किस में होगा, H प्लस और Cl माइनस में, है ना? ये लेकिन इसी केस में हम H2SO4 लेंगे, क्या होगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका एन फैक्टर, इसमें चार्ज एक ही है तो एन फैक्टर 1 ही होता है। इसकी कहते हैं एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी। और H2SO4 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, सर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दो, इसका क्या है, दो। ठीक है, सिमिलर वे में H3PO4 है, ये 3H प्लस और प्लस PO4 3 माइनस में ब्रेक होगा, इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। समझ में आया? यदि आपका कोई बेस है, जैसे NaOH, तो इसकी जो होगी एसिडिटी होगी, इसका एन फैक्टर Na प्लस प्लस OH माइनस होता है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। CaOH होल 2, एन फैक्टर 2। ठीक है, अब मान लो कोई सॉल्ट है, सब तो एसिड बेस तो होता नहीं है, जैसे NaCl है, NaCl क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 1। मान लो MgCl2 है, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दो चार्ज। तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन भी इक्वल होता है सॉल्ट में एन फैक्टर के, और बेस में उसकी एसिडिटी, और एसिड है तो उसकी बेसिसिटी। ठीक है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कितना होगा, तो जो इसका मोलर मास होता है, मोलर मास कितना होगा, 35.5 प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर इसका 1 होता है। इसका मोलर मास के इक्वल ही इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट मास ऑफ, देखो यार, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना होगा इसका, इसका मोलर मास कितना होता है, 64 प्लस 32 प्लस 2, 6 2 8 98, कितना होगा, ये हो जाएगा 98 अपॉन 2, 49। समझ में आया है? और बाकी जो मोलरिटी में जो काम करते हैं वही हम नॉर्मेलिटी में भी करते हैं।
क्लियर हुआ बात? हाँ, नहीं हुआ? हो गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लो, अगली क्लास में नॉर्मेलिटी से ही कंटिन्यू करके